कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। रात की रानी के फूल की कहानी भी कबीर के इस दोहे जैसी ही है। गुच्छों में छोटे छोटे सफेद से फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इनकी भीनी भीनी खुशबू बस ऐसा लगता है कि अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। एक नई स्टडी के मुताबिक लिवर कैंसर के पेशेंट के लिए रात की रानी की खुशबू संजीवनी की तरह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। अब लिवर कैंसर पर वार करेगा रात की रानी के पत्तों का काढ़ा। ये रिसर्च अमेरिका के नेचर पब्लिकेशन के साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में छपी है। बीएचयू, रूस और रोमानिया के साइंटिस्ट ने मिलकर यह पता लगाया है कि रात की रानी के पत्ते में मौजूद एलिमेंट्स कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, कैंसर सेल्स को एक्टिव नहीं होने देते। प्रिया, और आज ठीक कह रही ज्योत्सना आप, मुझे लग रहा है सुबह सुबह हमारे तमाम दर्शकों के लिए वाकई ये बहुत अच्छी खबर है, खासकर ऐसे समय में जब लिवर कैंसर से हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वैसे लिवर कैंसर, लिवर प्रॉब्लम को रोकने के लिए दुनिया भर में तमाम स्टडीज इस वक्त चल भी रही हैं। मतलब ये कि रात की रानी कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक नई सुबह लेकर आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी एक और स्टडी कुछ ये बताती है कि सुबह सुबह नीम या फिर बबूल की दतून करने से 75% तक लीवर कैंसर के खतरे को टाला जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, अपने दांतों यानी ओरल हेल्थ का ख्याल भी नहीं रखते, तो भी फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस का रिस्क काफी बढ़ जाता है। मतलब ये कि लिवर को हेल्दी रखना अगर आप चाहते हैं तो बॉडी को डिटॉक्स करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसकी शुरुआत दांतों और जीभ की सफाई से होती है। वैसे डिटॉक्स के नाम पर कई लोग जरूरत से ज्यादा ग्रीन टी भी पीने लगते हैं। अब ऐसे लोगों को अलर्ट करने के लिए प्रिया, द जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट ने एक रिसर्च छापी है। और ये रिसर्च जो है, इसके मुताबिक ग्रीन टी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर 3 से लेकर 5 कप पीना कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है। तो कहते हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्रीन टी का, तो फिर लिवर खराब होने का जो खतरा है वो 80% तक बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, ज्यादा ग्रीन टी पीने से डाइजेशन को भी प्रॉब्लम होती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। देखिए, ज्यादा तो हर चीज खराब होती है। वैसे भी लिवर को शरीर का डॉक्टर कहा जाता है और इसकी हिफाजत इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि ये सही तरीके से काम करे और शरीर में मौजूद तमाम ऑर्गन का भी ख्याल रख सके। क्योंकि लिवर प्रोटीन बनाता है, डाइजेशन के लिए एसिड तैयार करता है, न्यूट्रिशन को एनर्जी में तब्दील करने का काम भी इसी का होता है। और इसीलिए लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और लिवर कैंसर से लोग कैसे बचेंगे वो जानने के लिए सीधे हम चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, हुसैन भाई और प्रिया जी। आपने पूरा का पूरा शरीर तंत्र, पाचन तंत्र, जीवन तंत्र को थोड़े से रिसर्च में समेट लिया। जो सुबह उठ कर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ और पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के और दूसरे उपाय भी बताएंगे। रात की रानी का आपने एक नया उपयोग बता दिया। एक तो अरोमा थेरापी तो है ही, रात की रानी की जो खुशबू आती है उससे मन की, चित्त की प्रसन्नता बहुत होती है। लेकिन इसके पत्तों का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। तो ये नए नए अनुसंधान, ये नए नए रिसर्च, ये ज्ञान विज्ञान हम संप्रेषित करते रहते हैं योग करते करते। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने करोड़ों लोगों को बताया और लोगों ने इसको अपना करके अपना पाचन पूर्ण ठीक कर लिया। ऐसे ही लोगों ने सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क और गोधन अर्क के साथ तो लेवोग्रिट लेकर के लोगों ने फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक को मिटा लिया। जिनको भूख नहीं लगती थी, गैस बनती थी, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता था, ये पूरा शरीर का पोषण तो, क्योंकि जो हम आहार खाते हैं वो पेट में जाता है, आंतों से, लिवर से अवशोषित होकर के पूरे शरीर के न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करता है। जैसे हुसैन भाई बता रहे थे, पूरा लीवर यदि ठीक होगा तो पूरा शरीर ठीक होगा, और यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो पूरा जीवन तंत्र ही हिल जाता है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लें। जो अधिक ना कर सके तो कम से कम ये 2 अभ्यास कर लें।
अब आंतों को तो पैर नहीं लगे हुए, लीवर को, पाचन तंत्र को तो पैर नहीं लगे हुए, लेकिन जब हम पैरों से चलते हैं, ऐसे जॉगिंग करते हैं, तो इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, छोटी बड़ी आंत सब ठीक हो जाती है। और ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, जो एक एक करके बीमारियों से आप मुक्त होते चले जाते हैं, बीमारियों का खात्मा होता चला जाता है ऐसे और ऐसे। ये 2 अभ्यास तो अवश्य करें। स्वामी जी सुबह उठ देखिए, करके तेजी से चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उन सब का पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी देखिए, हम सब जिंदगी में हर चीज़ की अपनी अपनी कीमत चुकाते हैं, और जो लोग वर्कआउट नहीं करते, जो लोग योगाभ्यास नहीं करते, वो भी एक कीमत चुका रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है स्वामी जी कि रोज़ाना जो योग करते हैं वो तो योग कर ही रहे हैं, कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी योग का सवेरा हो। लेकिन अक्सर लोगों से इस मामले में थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, भूल हो रही है। कुदरत के मामले में और अपनी सेहत के मामले में लोग गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि कोई भी कितना खूबसूरत हो, उसका शरीर बहुत मजबूत हो, लेकिन एक वक्त के बाद उसके शरीर को बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तो स्वामी जी ज़रा वर्कआउट करते करते, योगाभ्यास करते करते लोगों को मोटिवेट भी कीजिए कि अब तक अगर योग नहीं शुरू किया है तो आज से शुरू करें, और थोड़ा ही थोड़ा शुरू करें, ताकि ज़िंदगी में बीमारियों का घर कम से कम ना बने। ये बात आपने एकदम ठीक कही है कि हमारा देह देवालय शिवालय है, इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है। हम खुद अपने से दूर हो जाते हैं, खोजना हमें अपने आप को है, आत्मा बारी द्रष्टव्य, और भगवान को खोज से फिरते हैं। सब कुछ भगवान ने, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में दिया हुआ है, उसको भी बाहर खोजते रहते, बाहर खुशियाँ खोजते रहते हैं। तो सुबह सूर्य नमस्कार से लेकर के और फिर 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम शुरुआत तो करें, क्योंकि जो योग नहीं करते और खाना खाते हैं वो अपने पेट पर अत्याचार करते हैं। बिना योग किए, बिना एक्सरसाइज किए जो खाना खाते हैं वो अपने पेट पर अत्याचार करते हैं। जिनसे ये हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बैठ करके इतना ही कर लें, इससे सर्दी भी दूर हो जाएगी। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन अच्छे होते हैं, इससे वेट तो कम होता ही होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ पुराने फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस ठीक करके बाई तरफ बैठे हुए। 2 तो आशुतोष है, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे वाले आशुतोष को तो गैस बनती थी, छोटी सी उम्र में बच्चों को गैस बनने लगी, बताओ। तो छोटे वाले आशुतोष ने तो अपनी गैस ठीक कर ली, और बड़े वाले आशुतोष तुमने क्या ठीक किया? फैटी लीवर गुरुजी, फैटी लीवर, हाँ, एप्टिक अल्सर, फैटी एलोपेशिया। लीवर, पेप्टिक अल्सर, हाँ जी, और एलोपेशिया। एलोपेशिया भी हो गया? हाँ जी। कहाँ एलोपेशिया मेरे दाढ़ी पे भी था, मेरे कई जगह पे सर पे अलग सिर अलग में जगह इधर पे उधर बाल पे चकत्ते निकल आया चकत्ते था। से हो गए थे? जी, अब ठीक है? हाँ जी, अभी सारे बाल आ गए। लो, क्या किया था? मैंने केश कांति एडवांस तेल भी लगाया, उसके बाद में आंवला एलोवेरा? आंवला एलोवेरा का जूस पिया, पंचकर्मा करवाया यहाँ पे आकर चलो के। अब लेट जाओ, इसको मिट्टी पट्टी और रख देते हैं। ये तो आशुतोष है, और तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। शिवम, तुमको क्या हुआ? बाबा जी, मेरे को करीब 8-10 सालों से पाचन तंत्र की समस्या थी, और पाचन तंत्र कमजोर होता है ना, मुझे करीब 2 दिन पे, 1 दिन पे इस तरीके से पाचन होता था। तो अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा पेट ढीला हो रहा है मेरा, तो आराम है। 2 दिन लग जाते थे टॉयलेट में? जी। हे राम। अब ये छोटा सा बालक है आशुतोष, इसका भी पेट में गैस बनता था। चलो मंडू का आसन करो, जो मंडू का आसन करेगा गैस बनेगा ही नहीं। अच्छा स्वामी फैटी जी, ये भी लीवर, अच्छा है। गैस बनना। अब यहाँ धर्मेंद्र जी है, कोलाइटिस था लंबे समय से। स्वामी जी, ये जी भी मेरे अच्छा भाई। है कि नौजवानी में लोग योग की तरफ आ जाएं, वर्कआउट करने लगे तो बेहतर है, वरना लोगों को रिटायरमेंट के बाद जैसे अल्लाह और ईश्वर की याद आती है कि चलो भाई अब बूढ़े हो गए, अब क्या करना है, चलो भगवान का भजन करेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, वैसे ही योग कर लेंगे थोड़ा बहुत ना। तो यंग एज में ही योग अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, वर्कआउट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा स्वामी जी, गोवा यंग में एज में योग करेंगे, स्वस्थ तो रहेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो इनोवेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा सकारात्मक गुणात्मक रचना धर्मिता के साथ जीवन में कुछ बड़े काम करेंगे। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बनने का सामर्थ्य उनमें आएगा। और इसको के एग्जाम्पल्स
योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के स्वामी रामदेव से लेकर के पूरे देश में आप देख सकते हो कि जिन्होंने बचपन से योग किया, योग के मार्ग पर चले, आज जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय और सारी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती है। तो क्या इसलिए बात। योग अब बुढ़ापे की चीज नहीं रह गई। बच्चे, जवान, लेडीज, जेंट्स, हिंदू, मुसलमान स्वास्थ्य सब तो कर सबका रहे है ना। हैं। ठीक है स्वस्थ स्वामी। रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छी खबर दे दूं स्वामी जी आपको। सब कर रहे हैं और एक एक रोग को भी ले लेते हैं। जी जी, एक और अच्छी खबर आपको आपकी पहले बता दूं। गोवा में आयुर्वेद कांग्रेस चल रही है। प्रधानमंत्री भी इसमें शिरकत करने वाले हैं और पहली बार WHO भी इसमें शामिल हो रहा है। मतलब ये कि योग और आयुर्वेद के महत्व को अब मॉडर्न साइंस भी समझने लगा है। खास तौर पर जब बात लीवर की होती है तो यह माना जाता है कि यौगिक आयुर्वेदिक थेरेपी ही लीवर की बीमारी में ज्यादा कारगर है। तो योगाभ्यास के साथ साथ सबसे पहले जरा फैटी लीवर की समस्या पहले तो है क्या, जैसे लफ्ज है फैटी लीवर, तो क्या उस पर फैट जमा हो जाता है और इससे बचा कैसे जाए, इसका निदान क्या है? तो जो हम जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, ज़्यादा मीट खाते हैं, ज़्यादा घी भी खाते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं, जो भी ओवर ईटिंग करते हैं और ख़ास करके उसमें जब बहुत भारी भरकम सामान होता है तो धीरे धीरे करके फैट के एक लेयर, लीवर के ऊपर फैट की एक लेयर तैयार हो जाती है। वो जितनी मोटी होती है उसी के अनुसार उसको ग्रेडिंग कर दिया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर वो लीवर सिरोसिस, फिर बाद में तो आदमी को लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। इतनी ख़राब हालत में पहुंच जाता है, पेट में वाटर टेंशन होने लगता है, जॉन्डिस बहुत बुरी तरह से बढ़ जाता है। तो अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, हैवी ईटिंग, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के पूरे योगाभ्यास करते करते हम ये बता रहे इससे तो बचना ही पड़ेगा। थोड़े दिन बॉइल्ड वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा भिगो करके 2-2, 3-3 ज़्यादा नहीं खाना, और वेजिटेबल्स, बॉइल्ड और फ्रूट्स, बस ये और इसमें भी फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पपीता, अनार, सेब, बग्गू गोसा, थोड़ा सा भी सीज़न आने वाला है, अभी आ गया थोड़ा थोड़ा, तो अंगूर आदि थोड़ी मात्रा में लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। खाली पेट लिवोग्रिट, और ये जो लिवोग्रिट है ना, इसको लिवोग्रिट और लिवामृत के हमने जूस भी तैयार कर दिए, ये बड़े ज़बरदस्त है। और इसको यदि गोधन अर्क के साथ ले लिया तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस तीनों का एक साथ समाधान हो जाता है, क्योंकि पाचन तंत्र से रिलेटेड 10-12 बड़े रोग हैं। तो जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो तो ये कर ले, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, और शेष अधिक न कर पाए तो कम से कम पवन मुक्तासन, जो आगे अभी बताने वाले हैं, और मंडूकासन, जहाँ से शुरू किया था हमने, इतना तो जरूर कर लिया करें। और मैंने देखा है 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में ही फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस दूर हो जाता है। फिर आगे गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये हर्निया, हाइटस हर्निया, पेप्टिक अल्सर, और फिर लंबे समय तक पेट की बीमारियां रहते हैं तो पायस, फिसर, फिस्टूला तक के रोग हो जाते हैं। खाया पिया शरीर में लगता नहीं तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी होने से अलग अलग प्रकार से डिजनरेशन होता है शरीर में, और आदमी कम ही उम्र में बूढ़ा सा दिखने लगता है। तो बुढ़ापे से बचना है तो भी पाचन तंत्र को अच्छा रखना होगा। ज्योत्सना जी, प्रिया जी। स्वामी जी, पाचन तंत्र को कैसे अच्छा रखना है उसके बारे में आप लगातार बता रहे हैं, और लिवर के ऊपर जो एक फैट की लेयर जम जाती है उसको आपने बहुत अच्छे से समझाया। स्वामी जी, ये भी बताइए कि क्या वो धीरे धीरे फैट की लेयर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलती है, और अगर ऐसा है तो उससे क्या, किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, और उन परेशानियों से बचने के उपाय क्या हैं? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि स्वामी जी, क्या हाई बीपी, हार्ट की परेशानी भी इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है? देखो, जब पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा
तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होगा, तो आप लो बीपी या हाई बीपी के शिकार होंगे। जब पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और हार्ट फंक्शन भी बाधित होगा। और पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता तो पाचन तंत्र का ही एक छोटा सा अंग है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, उसको अग्न्याशय कहा जाता है। और ये जो हमारी सप्त धात्वाग्नि भूताग्नि है, ये जठराग्नि प्राणाग्नि से जागृत होती है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा जाता है मूलतः। तो जब हमारे पेट में अग्नि मंद पड़ जाती है, उसको संस्कृति में मंदाग्नि कहते हैं, उससे फिर व्यक्ति डायबिटीज़ की तरफ भी आगे बढ़ने लगता है। इसलिए पाचन तंत्र को और लीवर को ठीक रखना जरूरी है, नहीं तो आपको बीपी, शुगर, ओबेसिटी, लो इम्यूनिटी, कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, और इन सब से बचना है तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन तक, जिससे जितना बन पाए उधर पैर कर लो और ऐसे ही कर लो मेरे साथ साथ। तो ये कितनी सरल सी बात है कि आपका यदि पाचन अच्छा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पेट पर क्रूरता मत करो, गलत आहार इसमें मत डालो, अपने दिमाग पर क्रूरता मत करो, गलत विचार दिमाग में मत डालो, और अपने दिल पर क्रूरता मत करो, बेरहमी बेदर्दी से गलत जो बुरी संवेदनाएं हैं उनसे मत जुड़ो। तो बुरी चीज़ को अपने भीतर पनाह मत दो और अच्छी चीज़ों का अनादर मत करो। ये छोटा सा एक साधन भी बता दिया है कि कैसे हम जीवन में स्वस्थ और सुखी रहें। तो पवन मुक्तासन बड़ा जोरदार छोटा सा नहीं स्वामी जी, सबसे कारगर फॉर्मूला है ये भी आसन। जी मेरे भाई, ये सूत्र अपनाकर लोग जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक गलती जो आमतौर से सबसे होती है कि शरीर बार बार सिग्नल दे रहा होता है कि भाई ये दिक्कत हो रही है शरीर में, इस ऑर्गन को ये परेशानी हो रही है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर लोगों से मिस हो जाती है वो शरीर की वार्निंग। तो फैटी लिवर का वक्त पर अगर पता नहीं चलता तो फिर वो लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है, लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। एक चीज तो ये कि क्या सिरोसिस पूरी तरह से क्योर होता है, और सिग्नल क्या क्या है स्वामी जी, बॉडी कैसे बता रही होती है कि लिवर प्रॉब्लम में आ रहा है? जब लंबे समय तक आपको पेट में थोड़ा सा भारीपन रहे, कुछ दुखन सी भी होने लगे, पेट पर, लीवर पर, आंतों पर स्वेलिंग सी आने लगे, पता लग जाता है कि पेट में कुछ सूजन सी हो रही है, कुछ दर्द सा हो रहा है और हाजमा ठीक नहीं है, तो ये 5-7 सिग्नल्स हैं, संकेत हैं, लक्षण है कि जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, गैस बहुत बनने लगे, कब्ज होने लगे, भूख पूरी न लगे, हीमोग्लोबिन घटने लगे, शरीर में दुर्बलता आने लगे, न्यूट्रिशंस माइक्रोन्यूट्रिशंस को पूरा एब्जॉर्ब न कर सके आप, तो समझ लेना आपका पाचन तंत्र और आपका लीवर विशेष रूप से गड़बड़ हो चुका है। और यहाँ तक हालत हो जाती है जब फैटी लीवर ज़्यादा बढ़ जाता है और लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है तो पेट में 5-5 किलो तक पानी भर जाता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, जैसे ही लोग बहुत अनदेखी करते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं पेट को, शरीर की वार्निंग को जो आपने कहा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें तुरंत अपने शरीर को संभालना है। जैसे अपने घर के परिवार के कोई भी सदस्य, माँ बहन भाई बेटे बेटियाँ, परिवार में कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई भी इंडिकेशन आता है तो परिवार का बड़ा उसको तुरंत संभालता है। ऐसे ही जब बॉडी से कुछ इंडिकेशन आए, कुछ संकेत हो, तो तुरंत हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। रोगों की, बीमारियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लीवर की, किडनी की, फेफड़ों की, हार्ट की, दिल दिमाग की अनदेखी नहीं करें, इग्नोर ना करें, आराम आराम से, जो अधिक ना कर सके तो सेतुबंद, ठीक है, लेकिन वो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन लिवर सिरोसिस के बारे में स्वामी जी पूछ रहा था कि क्या ये पूरी तरह से क्योर होता है? अगर किसी को लिवर, फैटी लिवर हुआ, फिर वो तब्दील हो गया लिवर सिरोसिस में, तो क्या पूरी तरह से क्योर होता है? ये गलत मान्यता है पूरे संसार में, जो
मेडिकल माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, हॉस्पिटल माफिया हैं। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सबको डराया हुआ है कि एक बार फैटी लीवर हो गया और वो भी ग्रेड 2, 3, 4 का पहुंच गया, एक बार आपको लिवर सिरोसिस हो गया, एक बार आपको हेपेटाइटिस हो गया तो वो नेगेटिव आएंगे ही नहीं। कितनी बड़ी झूठ, पूरे विज्ञान के नाम पर कितना बड़ा अज्ञान फैलाया गया है। मेरे पास में अब तो हजारों नहीं लाखों लोगों के प्रमाण हैं जिनको फैटी लिवर था और 1 से 2 महीने में ही फैटी लिवर ग्रेड 3, ग्रेड 4 और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हमने दिखाया है पूरे देश को। आज भी मैंने बताया फैटी लिवर, लीवर सिरोसिस 1 से 2 महीना में, और हेपेटाइटिस A, B, C, और ये कार्य मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूं। 100% फैटी लिवर ठीक होता है, 100% लीवर सिरोसिस ठीक होता है और 100% हेपेटाइटिस ठीक होता है। वायरस लोड आपको तो मैंने कितनी बार यहाँ लाइव एग्जांपल्स दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 लाख से लेकर के 4 करोड़ तक जिनका लीवर इसमें सिरोसिस में या हेपेटाइटिस में वायरस लोड बढ़ा हुआ था, 4-5 करोड़ तक नेगेटिव आ जाता है। खाली गोधन अर्क, ये लिवोग्रिट लेना खाली पेट, और लिवामृत खाने के बाद लिक्विड भी है और ये दवाई भी। और यदि इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है तो अभ्यारिष्ट, और कोलाइटिस है तो ये कोलोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद कोटज घनवटी 2-2, 4-4 गोली और कोटजारिस्ट दे देते, इसी की बस्ती दे देते, सर्वकल्प और कायाकल्प का एनिमा भी देते, उससे अंदर की सूजन और ये सब गायब हो जाती है और लगभग 7 दिनों में व्यक्ति को हम नया जीवन दे देते, संजीवनी दे देते, योग का ब्रह्मास्त्र दे देते हैं उसको। ये वाकई कमाल भी है। और स्वामी जी आप जो कुछ बताते हैं वो तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि झाड़ फूक करके ही काम चला लेते हैं। अब जॉइंटिस देख लीजिए, पीलिया की समस्या, हमारे इलाके में ओझा जी हुआ करते थे, वो फूंक करके लोगों को ठीक करने का दावा करते थे। ये क्या है कहानी, जरा ये समझाइए, और पहचान और इलाज ये दोनों चीजें भी बताइए। झाड़ फूक वाला मामला तो देखो ठीक नहीं है। देखो हम कहते हैं भाई हवन करो, इससे सुगंधित मिलता है और इसमें अलग अलग द्रव्य डाल करके हवन करते हैं तो इससे अशुद्धि दूर होती है, मन को प्रसन्नता मिलती है। अपने इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, सनातन परंपरा हो, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की धुनी की जाती है। ये तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो झाड़ फूक वाला मामला है ये पूरी तरह से अंधश्रद्धा, अंधविश्वास पर आधारित है। किसी को जॉन्डिस हो जाए, आप उसको इसके अरिंड के पत्तों का रस पिला दीजिए, भूमि आंवला, पुनर्नवा या मकोई का रस पिला दीजिए, सेवनाक की छाल का रस पिला दीजिए। किसी को जॉन्डिस हो जाए तो अर्क, जो मदार जिसको कहते हैं, उसकी छोटी कोपल वो पान के पत्ते में चबा लेते हैं, उससे भी जॉन्डिस दूर हो जाता है। सर्वकल्प और कायाकल्प तो 40-50 रुपए की टोटल दवाई है। 2 काढ़े लिए, काढ़ा बना करके पी लिया, उससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो इंद्रायण का मूल, उससे भी जो है जॉन्डिस ठीक होता है। वो कितना लेना होता है, मूंग की दाल के बराबर। या इंद्रायण का बीज अधिकतम छोटी उम्र में 1, बच्चों को 2 और बड़ों को 3 से 5 बीज तक दे देते, खांड में मिश्रण में मिला करके। गरमुंडा जिसको बोलते हैं इंद्रायण, तो इंद्रायण का मूल और इंद्रायण का बीज दोनों से ये ठीक होता है जॉन्डिस। और ये लिवोग्रिट खा लें, इसी से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। थोड़ा पिंडली दबा लें, इसी से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। स्वामी जी, खाली पेट अनार खा लें और उससे भी पाचन तंत्र और जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। मूली तो ये की जॉन्डिस सब्जी, मूली का के पूरा इलाज पत्तों- बता दिया। 100% एलोपैथी में दरअसल इसका कोई इलाज नहीं, तो इधर उधर लोग झाड़ फूक वालों की बहुत दुकान तो आपने जबरदस्त है। बंद करा मूली दी। के पत्ते और मूली का को खा लेते हैं, थोड़ा सा नमक मिला के। जी चलिए स्वामी जी, ये तो आपने बताया कि जॉन्डिस को कैसे दूर किया जा सकता है और कितना झाड़ फूक में अंधविश्वास छिपा है। हालांकि हवन का महत्व बहुत ज्यादा है, उसका भी आपने जिक्र किया। अब एक नॉर्मल आदमी का जिक्र करते हैं जिसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, तो वो कैसे ये समझे कि उसका लिवर परफेक्ट है। जो हेल्दी लोग हैं थोड़े से, उनके लिवर टेस्ट की अगर बात की जाए तो सिंपल तरीका उनके लिए बता दीजिए कि उन्हें घर पे ही पता वैसे चल तो जाए। करीब 25% लोगों को फैटी लीवर है, करीब 5% लोगों को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, करीब 5% लोगों को ही अब लिवर सिरोसिस हो रहा है। तो कुल मिलाकर के, और यदि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन देखा जाए
तो हर दूसरे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है। और कोलाइटिस तो बहुत हो रहा है आजकल, जितना हम ये तला भुना खा रहे हैं ना, तो जो खाते हैं वो आंव बन जाता है, पेट में मरोड़े होते हैं, फिर वो कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है। इसमें लोग स्टीरॉइड आदि लेते हैं। कपालभाति तो रोज़ करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। यदि किसी को ज़्यादा ही शक हो रहा है, पेट लंबे समय से पाचन तंत्र गड़बड़ है, तो अल्ट्रासाउंड से तुरंत पता लग जाता है फैटी लीवर का। नहीं स्वामी जी, जरा ज्योत्सना ने जो सवाल किया वो ऐसा था, कुछ रुपए का टेस्ट है हेपेटाइटिस का। टेस्ट तो ठीक है, टेस्ट करवा के तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर अभी मैं फौरन ये जानना चाहूँ स्वामी जी कि मेरा लिवर ठीक है नहीं ठीक है, तो कोई तरीका है क्या, कोई ऐसा तरीका जिससे मैं पता कर सकूं कि मेरा लिवर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है? इंस्टेंट तरीका। तो इंस्टेंट तरीका तो जब आपको की भूख कम होने लगे, थोड़े चक्कर आने लगे, पेट में थोड़ा सूजन होने लगे, खाने के बाद पेट में थोड़ा अफारा सा आने लगे, एसिडिटी होने लगे, गैस ज़्यादा बनने लगे, तो समझ लेना कि आपका लिवर गड़बड़ है। तो ये तो तुरंत इंडिकेशन, तुरंत संकेत देता है शरीर। और आपके लाए हुए लड्डू अगर 2-3 खा लिए तो मतलब सब ठीक है। और हुसैन ने 4 लड्डू खाए थे स्वामी जी। ये ठीक है। थोड़ा लड्डू आप लोग कम कम खाइए, मुझे हाँ, मत तो इसका चिढ़ाइए। मतलब हुसैन का पाचन सुपर डुपर है। स्वामी जी वैसे उन हाँ और स्वामी जी एक बात और, ये बहुत जरूरी है, बहुत शुक्रिया, आप जो लड्डू लाए थे हमने पूरे ऑफिस को उस दिन खिलाया, हमने जगह जगह उसको रखा था क्योंकि सभी लोग काम में लगे थे, बहुत सारी मेहनत सबने की थी और हर जगह हमने उसको रखवाया था ताकि आपके लाए हुए लड्डू सब तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन ने 4 लोगों के बहुत खाए थे स्वामी जी, शुक्रिया 4 स्वामी लड्डू। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा और भेज दूंगा। अगला प्रश्न पूछो। जी स्वामी जी, आप कहते हैं कि जो 99% परेशानियां या बीमारियां होती हैं उनका पूरा समाधान प्राणायाम में छिपा है, तो एक अभ्यास उसका भी करवा दीजिए, खासकर वो प्राणायाम जो लिवर को हेल्दी बनाने में कारगर है। सबसे महत्वपूर्ण तो कपालभाति है, और कपालभाति मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ भी हो जाता है। कपालभाति सीधा बैठ करके भी हो जाता है, कुर्सी पर बैठ के भी हो जाता है, और जो बैठ ना सके तो लेट के भी हो जाता है। एक साथ लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड तक सब कुछ एकदम अंदर से ठीक कर देता है। गति से शक्ति पैदा होती है और बिना गति के सारी दुर्गति है। इससे सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, प्राण अग्नि, ये पूरी जागृत हो जाती है कपालभाति से। इसलिए कपालभाति कम से कम 5 मिनट, जो बीमार उनको 10-15 मिनट, और एसएलईएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर और शरीर में कहीं पर लाइपोमा, गांठ, बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाती है तो 1-1 घंटे तक भी हम कराते हैं, पीसीओडी आदि होने पर या लाइपोमा आदि होने पर या कैंसरस गांठें होने पर, मैलिग्नेंट ट्यूमर होने पर। तो कपालभाति तो बहुत ज़रूरी है पूरे पाचन तंत्र के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी, और किसी भी प्रकार की बॉडी में डेफिशिएंसी है, क्योंकि पाचन अच्छा होगा तो सारे शरीर में भोजन का अवशोषण अच्छा होगा, खाना पैखाने से निकलेगा नहीं। दूसरा है बाह्य प्राणायाम। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, और 3 बंद के साथ। ये बड़ा जरूरी है। बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा तो मूल बंद, पेट को खींचा तो उड्डयन बंद, और थोड़ी कुकुट में लगाया तो जालंधर बंद। 3 बंद के साथ। बड़ा जबरदस्त है। इससे तो ऐसे भूख लगती है कड़ाके की। और यदि कोई श्वास अंदर रोक करके और दोनों तरफ से शरीर को ऐसे उठा दे, वैसे ज्योत्सना जी तो करने लग गई, आज प्रिया की परीक्षा है। मैं कोशिश कर ऐसे रही हूँ। अंगुलियों पर उठाना, या तो ऐसे, मैंने अंगुलियों पर उठाया, दूसरा फिर ऐसे मुट्ठी पर उठा लेना, और आधा से 1 मिनट रोक के रख लेना। ऐसी कड़ाके की भूख लगेगी जैसे हुसैन भाई 4-4 पतंजलि गोंद के लड्डू खा रहे थे, ऐसे 4 लड्डू खाने पर भी हजम हो जाएंगे। और हुसैन भाई तो मुझे लगता 5 मिनट करेंगे 25 लड्डू खाएंगे। तो ये बहुत जोरदार मामला है। अच्छा स्वामी जी, अब जरा उत्थित पद्मासन, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मयूरासन भी ऐसा ही है। मयूर भी जो है कहते हैं लक्कड़ पत्थर, हजम पत्थर भी खाता है तो हजम हो जाता है। कुछ कह रहे थे यहाँ स्वामी जी, बस जल्दी से जरा जादुई पॉइंट्स के बारे में बता दें।
मयूर आसन के बाद? तो ये जादुई पॉइंट, एक तो आंतों के लिए तो ये पॉइंट है, ऐसे दूसरों का भी दबा दिया करें, और जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो उसको उल्टा लेट करके दबा देते हैं। हाँ। शिवम इधर आओ, यहाँ लेटो। और ऐसा नहीं कि पति सिर्फ पत्नियों से दबाएं, पत्नी को जरूरत हो तो पति भी दबाएं। एक तो उधर मुड़, उधर करो, ऐसे उल्टे लेट, उल्टे लेट करके चश्मा उतार दे, फूटेगा, और हाथ पीछे कर, और इस पैर को मोड़ो, ऐसे घर में दबा दिया करो। ऐसे पैर से, कई बार मैंने पहले भी बताया, ऐसे जब पैर से दबाते हैं एकदम कड़ाके की भूख लगती है और रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबा करके पूरा पिंडली को नीचे से लेकर के, बस घुटने पर मत दबाना, नहीं तो घुटना टूट जाएगा। फिर इसके ऊपर भी ऐसे दबा देना, इस तलवे के बीच में। और ज़्यादा ही शरीर में कमजोरी लग रही हो तो पूरा ऐसे इनका तो दिन बन गया स्वामी जी। तरफ ऐसे ये हाथ, और ऐसे पूरा दबा देते हैं, पूरा मसाज दे दिया आपने। तो ये पूरा खटर पटर हो रही थी इसकी, सारा ठीक हो गया। ऐसे 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 ये, और अंत में ये इसके तलवे में ऐसे दबा दिया, ये यहाँ पर। ये अद्भुत पॉइंट है, ठीक है स्वामी जी। तंत्र के लिए ना। अब और बैठ जाओ जी मेरे भाई। अब सवालों का वक्त हो गया स्वामी जी, और पहला सवाल 55 साल की, अगले प्रश्न ले लो आप। जी 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 जी। पहला सवाल स्वामी जी 55 साल की मीनाबेन पटेल का है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद से सांस लेने में उनको कुछ तकलीफ हो रही है, तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? ये नीना पटेल की एक की नहीं है, कोविड और कोविड के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसके जो एसओपी दी गई उससे वो लोग, और फिर डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, उससे बहुत लोगों के फेफड़ों पर असर है। ये मीना की बात नहीं है। जिनको भी सांस लेने में तकलीफ हो, खाली पेट श्वासारी, वटी या गोल्ड, 1-1-2-2 खाने के बाद ब्रोंको, सांसों की तकलीफ नहीं होगी। जिनको कोरोना के बाद आंखों की तकलीफ है तो फिर वो आई ग्रिट और त्राटक कर ले, नहीं तो आंवला एलोवेरा गिलोय की बस्ती भी ले ले। जिनको कान की प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक टू टू की आवाज़ जा नहीं रही, तो एयर ग्रिट ले ले। जिनको नींद नहीं आ रही है, मन बेचैन है, अभी भी उनको लगता है कहीं चारों तरफ से कोरोना ने उनको घेर रखा, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट ले ले। लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत हमने बताया ही था। शुगर भी बहुत हो गई है कोरोना के बाद, तो मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लें, खीरा करेला टमाटर आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ पी लें। लोगों का हार्ट बीट बहुत गड़बड़ और टपाटप मर रहे, तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत अर्जुन की छाल दालचीनी पी ले। तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके लिए इंडिया टीवी सुबह देखा करे, और उससे योग करते करते सैकड़ों फिजिकल मेंटल इमोशनल बेनिफिट अपने आप हो जाएंगे, और कोई भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज का खतरा नहीं रहेगा। हुसैन भाई जी, स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल अनीता जैन का है। कह रही हैं कि उनको 4 महीने से थायराइड और बीपी की समस्या है। पैदल चलने पर सांस फूलने लग जाती है, तो क्या उपाय करें कि एक तो जो सांस फूल रही है वो बंद हो जाए और थायराइड की समस्या भी दूर हो जाए, बीपी भी ठीक हो जाए? थायराइड की समस्या के लिए बिल्कुल सिंपल समाधान है, हाथ में पैर में यहाँ से दबाना। और ये अनीता से लेकर के बहुतों को ये प्रॉब्लम हुई है। और जैसे मैं बोल रहा था, कोरोना और कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर जो दवाइयाँ दी गई, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें से बीपी भी एक समस्या है, बीपी हार्ट की प्रॉब्लम। तो बीपी के लिए क्या करें? लौकी का जूस या लौकी का सूप पी ले, और उसी में लौकी में थोड़ा सा धनिया पुदीना आदि डाल के और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल करके पी लेते हैं ना। और मुक्तावटी या बीपी ग्रिड 2-2 गोली खा ले, पूरा बीपी ठीक। खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले ले, और खाने के बाद धनिया के पानी से, ये जो जीरा धनिया मेथी सूप अजवाइन है, पेट के लिए भी धनिया का पानी से थायराइड और ये कपालभाति उज्जाई होल्ड करके रखते हैं, दायरा को बंद करके बाई से छोड़ देते हैं। चलो सिंहासन करो सभी। थायराइड पूरा कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता है। लोग जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं, थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से सिर चक्कर आते रहते हैं, ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं। थायराइड के का हार्ट पर असर आता है, थायराइड का मस्तिष्क पर असर आता है। तो थायराइड और थायराइड के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म, धनिया का पानी, थायरोग्रेट
और नहीं तो अपना घर में त्रिकुटा चूर्ण ले, बहेड़ा चूर्ण ले, मिला करके शहद के साथ खा ले। त्रिकुटा होता है सूंठ, पीपल, काली मिर्च और उसमें बहेड़ा, बस उसका पाउडर मिला लें। वो 10-10 ग्राम लिए तीनों चीज़ें, और बहेड़ा जो है वो 30 ग्राम ले लें और मिला करके खा लिया शहद के साथ। थायराइड ठीक हो जाते हैं, पॉइंट दबा ले, हाथ में भी पैर में भी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, वृंदा चौकसी का सवाल है अगला। उनकी 14 साल की पोती है और उसके स्किन पर सफ़ेद से धब्बे आ गए हैं। दादी पोती के लिए परेशान है। अब ये सफ़ेद धब्बे कैसे जाएंगे स्वामी जी? तो सफ़ेद दाग भी पूरी तरह से अच्छा होता है। ये सब गलत भ्रांतियां हैं कि सफ़ेद दाग अच्छा नहीं होता। तो वृंदा चौकसी जी के साथ साथ औरों के भी घरों में, परिवारों में जो समस्या होती है, तो एक समस्या से लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे होते हैं। तो जिनको भी सफ़ेद दाग, और ये वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना के बाद सफ़ेद दाग ज़्यादा बढ़ा है और वीरधार तो लोग करते हैं। तो दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु ना लें। गोधन अर्क और नीम घनवटी खाली पेट खाने के पहले कायाकल्प और सोरोग्रिट 2-2 गोली, और खाने के बाद मिलिनोग्रिट 2-2 गोली खिला दें। 14 साल की उम्र में खिलाया जा सकता है, छोटे बच्चे हो तो एक ही देना। और एक हम मिलिनोग्रिट लेप तो अभी यहाँ से भेज पाएंगे। बाकी श्वेत्रघन लेप है। श्वेत्रघन लेप के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा नीम का पत्ता, तीनों बराबर मात्रा में लें। श्वेत्रघन लेप, उसमें बराबर की मात्रा में 1 चम्मच जितना शरीर में फैला हुआ है सफ़ेद दाग, तो उसी के परिमाण में नीम के पत्तों का पेस्ट और एलोवेरा का गुद्दा ये मिलाकर के लगा लें और धूप में बैठ करके प्राणायाम कर लें। 1-2 महीने में ही मैंने लोगों का सफ़ेद दाग ठीक किया। बस थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना पड़ेगा। धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे लाभ होगा, लेकिन सफ़ेद दाग अच्छा हो जाएगा। नहीं तो इससे बहुत तरह के आत्मग्लानि और कुंठाओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, उससे मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, मुझे एप्पल का विनेगर नज़र आ रहा है आपके सामने रखा हुआ है। इसे आमतौर पर लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले होता था बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का विनेगर इस्तेमाल, तो इसे लोग अपने घरों में बिना किसी समस्या के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, खाने के बाद इसको पी लो ना तो कड़ाके की भूख लगती है एकदम से। हाँ, लेकिन आपको मत पीना, नहीं तो आप पड़ोसियों का भी खाना खा जाओगे। और कुछ लोगों को दारू पीने का शौक है तो उनको ऐसा लगता है कुछ पी लिया है। तो ये एप्पल विनेगर और एक द्राक्षासो बड़ा अच्छा रहता है पेट के लिए। द्राक्षासो से हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है और नींद भी अच्छी आ जाती है। दारू की, वाइन की, बियर आदि की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी चीज और बता दीजिए स्वामी जी। तो उनको मजा सा ही नहीं आता, ऐसा लगता है नहीं कि खाना खाया है। कितने उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है? अभयारिष्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए, पुनर्नवारिष्ट और बच्चों को दे सकते हैं। ये तो आशावारिष्ट है ना, ये बच्चों को 2-2 चम्मच, बड़ों को 4-4 चम्मच, और ये 1 से 2 चम्मच। और जिनको दारू दूरू पीने की आदत है तो उनको थोड़ा बहुत असर ही नहीं करता है, वो आधा कप तक ले सकते। तो बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 से 4 चम्मच, और जो दारूड़े हैं उनको आधा कप तक पीना है। भूख लगेगी, पेट जो दुरुस्त दारू पीने रहेगा। वाले स्वामी जी तो राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, उससे राष्ट्र निर्माण हो रहा है। जोत्स्ना अगला सवाल ले लें। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। ऐसी सेवा ना ही करें वो लोग तो बेहतर होगा उनकी सेहत के लिए। स्वामी जी, मिथिलेश गुप्ता का सवाल है। पिछले 2 हफ्ते से सांस लेते वक्त गले से आवाज आती है और कह रहे हैं कि प्राणायाम भी करते हैं, तो और क्या करें कि ये समस्या दूर हो जाए? ये एक ना, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। 50 साल से मैं योग कर रहा हूँ और 30 साल से लोगों को दवाई दे रहा हूँ। तो मिथिलेश गुप्ता जी से लेकर के जिनको भी ना अभी अक्टूबर-नवंबर से शुरू हुई थी खांसी और अभी तक चल रही है, और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, गले में घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है, दूर से ऐसे योग करें या भुजंगासन करें, कुछ भी उल्टे लेट जाओ चलो, तो एक तो ये भुजंगासन कर लिया करें, और खाली पेट स्वासारी बटिया, स्वासारी गोल्ड 2-2, और खाने के बाद ब्रोनकोम 2-2 गोली खा ले और मुंह में डाल के चूस ले तो ज्यादा अच्छा है। एक ही दिन में, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं पिछले 30 सालों का, एक ही दिन में ब्रोनकोम चूसने से अंदर तक का कफ जो बना हुआ वो निकल जाएगा और नया कफ नहीं बनेगा। और ये ऐसे या ऐसे ये जरूर कर लिया करें। भुजंगासन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। वैसे तो दूध में हल्दी शिलाजीत और रियल पतंजलि च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि बूढ़े खा करके जवान हो गए थे। आजकल तो ऐसी कचरा चटनी जैसा मिलता है, जवान आदमी भी खाए तो बूढ़ा हो जाए। तो ये
अच्छे उपाय हैं सर्दियों के में जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको बताया हुआ है, वो उपाय जरूर अपना लें। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। आप चाहें तो इस दोहे को अपने नाम पर पेटेंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत भी कबीर के दोहे से की थी। तो आपके लिए यह है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और आप यही काम कर रहे हैं, सबकी खैर आप मांग रहे हैं योग के जरिए। तो स्वामी जी, अब जरा ये बताइए कि सर्दियों में हमारा लिवर हेल्दी रहे, इसके लिए खान पान में क्या किया जा सकता है? आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है? कोई आप खास अगर थेरेपी रेसिपी बताने वाले? समय दूध के साथ गुलकंद ले ले, और कभी अचानक गैस बन जाए तो ये पुदीन हरा जो है ना, जैसे बाजार में अलग अलग तरह से ब्रांड से आता है, तो एक्टिव मिंट प्लस है। तो ये अलग अलग प्रकार के केमिकल खाते रहते हैं हम, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग अलग प्रकार की चूर्ण खाते रहते हैं। उसमें सनाई पत्ती और नमक बहुत होता है और उससे किडनियाँ खराब हो जाती है। तो आज रात को सोते समय गुलकंद या हरड़ का मुरब्बा या आंवले का बेल का मुरब्बा ये सब खा लिया करें। और पाक शास्त्र की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं स्वामी जी। तब तक सिर दर्द, चेस्ट पेन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा क्या हाई बीपी के लक्षण हैं? हाइपरटेंशन से हार्ट ब्रेन को खतरा। ऐसे में किस 10 योग से ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल? घबराइए बिल्कुल नहीं। कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे 4 यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जिससे आप बगैर गोली बीपी नॉर्मल कर पाएंगे। तो कल सुबह का यह कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। 7:56 पर से पहले ही टीवी ऑन कर लीजिएगा। आपका गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन सब हवा हो जाएगा, सब फुर हो जाएगा। तो स्वामी जी, बन क्या रहा है आज? मेरे भाई हुसैन, ये एक तो ये सर्वकल्प का काढ़ा, ये सर्वकल्प का काढ़ा ना इतना ज़बरदस्त है, इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई है। और जब पाचन अच्छा हो जाए तो फिर गाजर को ऐसे कद्दूकस में कस करके और गाय के घी में थोड़ा भून लें, और इसको भून करके, और जब थोड़ा अच्छे से भून जाए, थोड़ा ये गाजर अच्छे से भून जाएगी तो पता लग जाता है, थोड़ा थोड़ा घी छोड़ देंगे फिर। और फिर इसके अंदर गाय के दूध का ही हमने मावा बना रखा है, ये और मिला देंगे। और किसी को ज़्यादा ही टेस्टी बना करके खाना हो तो इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी फिर डाल सकते हैं, ये जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। या जो है इसके अंदर केसर भी थोड़ा मिला सकते हैं। अब इसके लिए तो थोड़ा सा आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इतना ना हो तो अपने घर में दूध आता है ना, उसी का मावा बना लें, तो उसको मावा भी मिला सकते हैं। या खाली अकेले गाजर को भी भून करके और थोड़ा सा दूध ही डाल दिया, इतनी बढ़िया इसकी खीर जैसी बन जाती है। तो अलग अलग लोग, कोई गजरेला बनाता है, कोई हलवा बनाता है, कोई गाजर पाक बनाता है, हमने बचपन से खाया हुआ है, इसलिए इसकी सुगंध ही हमको बहुत सुहानी लग रही है। और मीठे के तौर पर फिर इसमें गुड़ और शक्कर ही डालें या खजूर अंजीर डालें, ये नेचुरल स्वीटनर है। और ठंड में सबका फेवरेट हलवा। दांतों के अंदर के बैक्टीरिया से अपने आप को बचाना, और 70% तक जो है लिवर कैंसर से बचना है। तो दंत कांति और दंत कांति मंजन, ये दिव्य दंत मंजन, ये भी हमने बता दिए। तो आज का चलिए स्वामी जी, आप सुगंध, आपको तो सुगंध मिल रही है, हम धुएं से काम चला रहे हैं उसके। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू।